आज हम लोग सुपर टेट स्पेशल के बैच में हिंदी विषय की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग शब्द रचना को पढ़ेंगे, जहां से एक प्रश्न मुख्यतः आते हैं और उस प्रश्न के जवाब को इस वीडियो में हम लोग तलाशेंगे कि शब्द रचना पर बनने वाले जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं आपको सारी की सारी मेरी ही वीडियो श्रृंखलाओं में मिल जाएंगे। हिंदी का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है सुपर टेट के लिहाज में, क्योंकि आप जानते हैं कि लगभग 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हिंदी से आपको पूछे जाने हैं। तो हिंदी को थोड़ा से अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी का जो वेटेज है वो सुपर टेट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा है। रीजनिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैंने कहा था कि इसमें लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है, लेकिन हिंदी में नहीं। हिंदी के साथ थोड़ा सा गेम इसका अलग है, इसमें हमको विस्तार से चीज़ों को पढ़ना है और पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं। मैंने आपको बताया था सिलेबस के दिन कि हिंदी से आपको 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। और मैंने आपको मैथ्स के बारे में बताया था कि मैथ्स से भी आपको 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और मैंने आपको पैडागॉगी, आप जानते होंगे पैडागॉगी प्लस शिक्षण उक्षण सब जो मिला के इनसे 30 क्वेश्चंस बनने वाले थे, मैंने आपको बताया था। इसका मतलब आप ये देख रहे हैं कि ये तीन ही विषय जो है ना, ये टोटल 70 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ये जो तीन विषय हैं 70 क्वेश्चन दे रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि इन तीनों विषयों की जो आप कहें तो एक प्रकार का जो वेटेज है आपके एग्ज़ाम में वो कितना है, आप इससे समझ सकते हैं। इसलिए इन तीन विषयों को डिटेल से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। आज मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैं आपको आज शब्द रचना पढ़ाऊंगा। पहला चैप्टर मुख्यतः वर्णमाला पढ़ाया जाता है, वो मैं पढ़ा चुका हूं, हिंदी के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। हालांकि वो स्पेशल सुपर टेट के लिए नहीं है, फिर भी जब मैं सुपर टेट के लिए स्पेशल पढ़ाता तब भी मैं वही चीज़ आपको पढ़ाता था। आप वहाँ से वर्णमाला पढ़ लें। वो वीडियो थोड़ी सी ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी के मामले में थोड़ी सी संघर्ष करती नजर आ रही है, चूँकि वो मेरा पहला वीडियो था। लेकिन अब से जो वीडियोस हैं उसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर है उन वीडियो से। आप यहाँ पर शब्द रचना को पढ़ें। वर्णमाला अगर वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रही, अच्छे से आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट कर देंगे, मैं फिर से उन वीडियो को फिर से बनाकर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। समय न गवाते हैं, अपने चैप्टर पर आते हैं जिसका नाम है शब्द रचना। हिंदी का बहुत प्रमुख चैप्टर है। मैंने बताया आपसे एक प्रश्न इससे लगभग एग्जाम में आते हैं। समझते हैं इसको। पहले शब्द रचना क्या है, देखिए। शब्द रचना जैसा कि नाम है, मैंने बताया था ना, हिंदी बड़ी महत्वपूर्ण हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें जो लिखा जाएगा, जो पढ़ा जाएगा वही समझा जाएगा। अन्य भाषाओं की तरह नहीं, लिखना कुछ और है, पढ़ना कुछ और है, समझना कुछ और है। देखिए शब्द रचना की हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि लगभग हिंदी में 2 लाख, ठीक है, हिंदी में 2 लाख शब्द माने जाते हैं। कहा जाता है कि हिंदी विषय में मुख्यतः 2 लाख शब्द हैं। इसमें से जो 85% शब्द है ना, वो हिंदी और जो क्षेत्रीय भाषाओं हैं उन पर आधारित हैं, और जो बचते 15% शब्द हैं वो किसी अन्य भाषाओं से आ गए हैं। ये हिंदी भाषा में शब्दों की संख्या पर आधारित तथ्य हैं जो एग्जाम्स पर नहीं पूछे जाते, फिर भी जानकारी के लिए, बौद्धिक जानकारी के लिए जरूरी है। इसके बाद देखिए अब शब्द रचना, शब्द बनते कैसे इसको समझना है। देखिए वर्णों को मैं जब बताया था, सेम उसी कंडीशन शब्दों में भी है। जब वर्णों का सार्थक संघात हो, ठीक ना, वर्णों का सार्थक संघात, इसको समझते हैं क्या है। वर्णों का सार्थक संघात का तात्पर्य यह है कि जहां पर वर्णों को एक सार्थक क्रम में रख दिया जाए वो क्या हो जाएंगे, शब्द कहलाने लगेंगे। वर्णों के सार्थक योग से जिस चीज का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। सार्थक मैं बार बार बता रहा हूं, इसको आप समझिएगा, मैं इस चीज को क्यों बता रहा हूं, सार्थक की तात्पर्य यहां पर क्या है इससे समझिए। जैसे अगर हम लोगों ने कलम लिखा ना, कलम छोटा नहीं है, दिख रहा होगा, बड़ा लिख दे, बड़ा लिखते हैं। जैसे हम लोगों ने कलम लिख दिया है, कलम को समझने की बात है कि आप देखेंगे क का, ल का और म का, तीनों का जो क्रम है ना वो लगभग सेम है। जब भी कलम लिखेंगे पहले क, फिर ल, फिर म। लेकिन अगर इनको पलट दिया जाए, थोड़ा सा उल्टा कर दिया जाए, जैसे देखिए हम लिख देते हैं ल, म और क, आप देखेंगे कि वर्ण वही है, वर्ण नहीं चेंज हुए, तीनों वर्ण है, यहाँ पे तीनों वर्ण है, लेकिन इनका क्रम हमने बदल दिया है और शब्द क्या बन गया, लमक। लमक कोई शब्द है,
नहीं है। इसका मतलब क्या है कि शब्द तभी बनेंगे जो वर्णों को हम लोग एक सार्थक क्रम में रख दें। यहाँ से आप चीज़ें समझ रहे हैं। जैसे देखिए एक और है, अगर हम क लिख दें, म लिख दें और ल लिख दें, फिर से वर्ण वही तीनों हैं, लेकिन अब जो कमल बन जा रहा है और इसका अर्थ अलग हो जा रहा है। कमल जानते हैं पुष्प होता है, और कलम मार्कर को एक प्रकार का कलम ही कहा जा सकता है। ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि वर्णों का सार्थक क्रम होना चाहिए, तभी क्या होगा, शब्द का निर्माण होगा। अब आप शब्द के बारे में समझ गए। अब शब्द किस प्रकार के हैं, कितने प्रकार के हैं, अब हम लोग इसको समझेंगे। चलिए देखिए, जो शब्द है ये मुख्यतः दो प्रकार के हैं। ठीक है, मैं आपको बताते चलता हूं। एक होते हैं सार्थक शब्द, जिनके बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है, इन सार्थक शब्दों के बारे में। दूसरा जो शब्द होता है उसे कहते हैं निरर्थक शब्द। ठीक है, निरर्थक, इसे कहेंगे निरर्थक शब्द। एक हो गया सार्थक, एक हो गया निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या है भाई, जिनका कुछ अर्थ नहीं होता है लेकिन हम समझ जाते हैं। जैसे चट, ठीक है, पट और चटपट हो गया। ठीक है, आप कह सकते हैं धड़ाम, धड़ाम लोग बोलते हैं ना कि वो धड़ाम से गिर गया, ये धड़ाम। ऐसे जो शब्द होते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि चट मंगनी पट ब्याह, तो ये चटपट क्या है, समझ जा रहे हैं कि जल्दी जल्दी के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन इसका कुछ विशेष अर्थ नहीं है हिंदी वर्णमाला में, हाँ हिंदी शब्द के क्रमों में। धड़ाम लोग कहते हैं वो धड़ाम से गिर गया। ठीक है, तो धड़ाम क्या है, ये तो पता है कि धड़ाम एक प्रकार का ऐसा एक ध्वनि की बात यहाँ पे होती है, लेकिन धड़ाम कुछ विशेष प्रकार का कोई शब्द नहीं है। तो ऐसे शब्द जिनका कुछ विशेष अर्थ न हो, समझ रहे हैं आप, जिनकी हिंदी भाषा में जिनका इस्तेमाल तो किया जाए लेकिन उसका कुछ विशेष अर्थ न निकले, वो क्या हो जाएंगे, निरर्थक शब्द हो जाएंगे। लेकिन वही सार्थक शब्दों की बात करें, कोई भी शब्द, जैसे हमने आज लिख दिया ना, तो आज मतलब क्या होता है भाई, आप समझ रहे होंगे, आज की बात की जा रही है। कलम कह दिया जा रहा है, तो आप कलम समझ रहे होंगे, कलम क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिसका कुछ क्रम हो, जिनका कुछ अर्थ हो, वो सार्थक हो जाएंगे, और जिनका कोई अर्थ ना हो, मतलब अर्थ हम समझ सकते हैं लेकिन ये जरूर, जैसे देखिए एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको, कलम है। जो विदेशी आदमी हिंदी पढ़ा है, आप उससे बोलेंगे कलम, तो वो समझ जाएगा कि ये कलम किस चीज की बात की जा रही है। लेकिन आप उससे कहेंगे चट, समझ नहीं पाएगा। जैसे चटपट है ना, चटपट है, अब अगर पट को हटा दीजिए, सिर्फ कह दीजिए चट, तो चट का अर्थ आप कुछ अलग समझेंगे, दूसरा कुछ अलग समझेगा, तीसरा कुछ अलग समझेगा। चट मतलब कुछ जो चटाई भी समझ सकते हैं, चट मतलब कुछ लोग जल्दी के बारे में भी समझ सकते हैं। तो ऐसे शब्द, मैं बार बार समझा रहा हूं आपको ये चीज, ऐसे शब्द जिनका कुछ ऐसा अर्थ न हो जिसको सभी लोग समझ सकें, उन्हें निरर्थक शब्द कहा जा सकता है, मोटे तौर पर आप समझ लीजिए। और ऐसे शब्द जो यूनिवर्सल हो चुके हैं, जिनका कुछ विशेष अर्थ निकलता है, ऐसे शब्द हमेशा सार्थक शब्द कहलाएंगे। तो यहाँ पे आप सार्थक और निरर्थक शब्द समझ चुके होंगे। हमें निरर्थक शब्दों के बारे में नहीं पढ़ना है, इसका कुछ वर्गीकरण नहीं किया गया, जब इसका यूज ही नहीं तो वर्गीकरण भी नहीं किया गया है, लेकिन हमको सार्थक शब्दों के बारे में पढ़ना है। और सार्थक शब्द कई प्रकार के हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि सार्थक शब्द कितने प्रकार के हैं और उनमें कितने कितने प्रकार के शब्द आते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। इसे मिटा दिया जाता है। चलिए देखिए, हम सार्थक शब्द की आज बात कर रहे हैं। सार्थक शब्द, ठीक है, पहला जो सार्थक शब्द होता है वो बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर ये चीजें इसलिए की जाती हैं कि पढ़ने में, लिखने में, समझने में, तीनों चीज में थोड़ी सी आसानी हो, इसीलिए इन शब्दों को क्या किया जाता है, वर्गीकृत कर दिया जाता है। समझ में आ रही बात। दूसरा आता है, आप समझ होंगे, बनावट के आधार पर। अभी मैं सबको बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसमें किस तरह के प्रश्न बनेंगे और किस तरह के शब्द होते हैं। दूसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर। पहले आप समझ लीजिए यहाँ पे कि शब्द क्या है और कितने प्रकार के हैं। दूसरा मैंने आपको बताया क्या है, उत्पत्ति के आधार पर। तीसरे जो होते हैं वो होते हैं अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ठीक है।
और जो तीसरा होगा अर्थ के आधार पर लिख दीजिए। जो चौथा होता है वो होता है विकार के आधार पर। चौथा क्या होगा? तो चौथा होगा विकार के आधार पर। ठीक है, बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बनावट के आधार पर शब्दों को पढ़ेंगे। दूसरी जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग उत्पत्ति, अर्थ और विकार के आधार पर शब्दों को समझ लेंगे। शुरुआत करते हैं बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं, इस चीज को समझते हैं और कौन कौन से शब्द हैं। इसको मैं मिटाता हूं और देखिए बनावट के आधार पर शब्दों को समझते हैं। तो ये आप समझिए कि बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। 3 प्रकार के शब्द बनावट के आधार पर देखे जाते हैं मुख्य तौर पर। एक जो शब्द होता है, मैं ऐसे लिखता हूं, उन्हें कहते हैं रूढ़ शब्द। उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे रूढ़ शब्द। जो दूसरा होता है उसे हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। उसे कहते हैं योग रूढ़ शब्द। और जो तीसरा होता है उसे कहते हैं यौगिक शब्द। उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे यौगिक शब्द। अब आप समझ रहे होंगे बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। लाइन वाइज हम लोग चलते हैं। पहले रूढ़ शब्द के बारे में, रूढ़ शब्द को डिटेल से समझते हैं, क्योंकि देखिए रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक से मुख्यतः एक प्रश्न लगभग एग्जाम में बनता ही है। अब समझते हैं ये रूढ़ शब्द के बारे में। इन दोनों को मिटा देते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा इन सारी चीजों को। चलिए रूढ़ शब्द को समझा जाए। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द को हिंदी भाषा में, रूढ़ शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता है। ऐसे शब्द जिनको 2 सार्थक शब्दों में न तोड़ा जा सके, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। सार्थक शब्दों में तोड़ने का मतलब ये है कि आप अगर उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, 2 भागों में तोड़ दें, तो उसका और उसका दोनों का कोई अर्थ निकल जाए। ठीक है, ऐसा जिन शब्दों के साथ नहीं किया जा सकता, ऐसा व्यवहार जिन शब्दों के साथ नहीं किया जाता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे रूढ़ शब्द। एग्जाम्पल में जैसे मैंने ये पर लिखा हो ना, पर देख लीजिए। ठीक है, ये के मैं लिखा हूं, ये के लिख दीजिए। आज, ठीक है, कलम, ये 3-4 एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। पर मैंने लिखा, अगर इसे आप तोड़ते हैं, तोड़ने का मतलब यह है कि जबरदस्ती तोड़ देना नहीं, तोड़ने का मतलब भाग में, ऐसे भाग में डिवाइड कीजिए कि अर्थ निकले। अगर आप पर को तोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? प और र। क्या प का कुछ अलग अर्थ है? नहीं है। र का कुछ अलग अर्थ है? नहीं है। के, क और ए तोड़ा जा सकता है, क्या इस दोनों का कुछ अलग अलग अर्थ है? नहीं है। वर्ड है, अर्थ नहीं है। आज को तोड़ेंगे तो आ अलग हो जाएगा और ज अलग हो जाएगा। क्या आ का कुछ अलग अर्थ है या ज का कुछ अलग अर्थ है दोनों का? ठीक है, हालांकि ज का अर्थ होता है, अब मैं बताऊंगा अन्य वीडियो में, लेकिन इन दोनों का अर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो नहीं हो पाएगा। कलम में क अलग तोड़ दीजिए, ल अलग तोड़ दीजिए, म अलग तोड़ दीजिए, या क अलग तोड़ दीजिए, म अलग तोड़ दीजिए, इसका कुछ अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। अगर जैसे मान लीजिए कलम को तोड़ दिया जाए तो कल का तो निकल जाएगा, कल मतलब आने वाला कल या बीता हुआ कल, लेकिन म भी तो इसके साथ है, इसके साथ क्या कुछ म का अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो ऐसे शब्द जिनको तोड़ने पर उसका कुछ विशेष अर्थ, मतलब कुछ दोनों का अलग अलग अर्थ ना निकले, ऐसे शब्दों को हम लोग रूढ़ शब्द कहेंगे। जितने भी शब्द हैं, जो आप ये देखिए ना, जिनको 2 शब्द, 2 ऐसे शब्द, एक ऐसा शब्द जो 2 अन्य शब्दों से आकर न बन जाए, आप उसे पूरी तरह से क्या कह सकते हैं? रूढ़ शब्द कह सकते हैं। तो ये रूढ़ शब्द रहा। आशा करते हैं कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। नहीं समझेंगे तो आप फिर से वीडियो को रिपीट कीजिएगा, शायद आप समझ जाएं। ऐसे जब मैं रिपीट करता हूँ, ऐसे शब्द जिनको 2 भागों में नहीं तोड़ा जा सकता है, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाने वाले हैं। पहचान क्या है? आप उनको 2 भागों में तोड़िएगा, देखिएगा क्या दोनों उसके खंडित रूप हैं, क्या उनका कुछ विशेष अर्थ है? अगर विशेष अर्थ है तो वो रूढ़ नहीं होने वाला है, या तो वो योग रूढ़ होगा या तो फिर यौगिक होगा, मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, ये हो गए रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं योग रूढ़ शब्द के बारे में। योग रूढ़ शब्द क्या है और इनसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। योग रूढ़, यौगिक और संकर, इन तीनों से प्रश्न जमकर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये बड़ा ही
आप कहें तो एक बड़ा फेवरेट पॉइंट बना हुआ है आयोगों का। दूसरा जो है वो उसका नाम है योग रूढ़। अब योग रूढ़ को समझा जाए। देखिए, योग रूढ़ ऐसे शब्द हैं जो दो शब्दों से आकर बने। मैं एक बार इसको बता देता हूं। ऐसे शब्द जो दो शब्दों से आकर बने, लेकिन इनकी एक विशेष बात यह है ना कि यह एक विशेष अर्थ प्रदान करने वाले हैं। अब विशेष अर्थ क्या है इसे समझना है। ऐसे शब्द जो दो शब्दों से तो आकर मिले लेकिन एक विशेष अर्थ प्रदान कर दे, ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहेंगे। बात समझिए, ऐसे शब्द जो दो शब्दों से तो आकर मिले लेकिन वो क्या करे, एक विशेष अर्थ बनाते, एक अलग अर्थ बना दे, ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाने वाले हैं। जैसे में हम लिख देते हैं गजानन। देखिए, गजानन एक शब्द है ना, गजानन। गजानन किन दो शब्दों से मिलकर बना है? एक तो गज, गज मतलब हाथी, और आनन, आनन मतलब सिर, ऊपर वाला पार्ट। तो गज और आनन आप देख रहे हैं कि दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों का अर्थ है, गज मतलब हाथी, आनन मतलब सिर, अर्थ दोनों का है। लेकिन इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए ना तो क्या बन रहा है? गजानन बन रहा है। गजानन एक शब्द है, बिल्कुल है, लेकिन जब भी आपके सामने कोई गजानन कहेगा तो आपके मन में गजानन के प्रति कोई भाव उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये किसे कहा जाता है, तो ये गणेश जी को कहा जाता है। तो ये जो गजानन है ये एक विशेष प्रकार का अर्थ आपको दे रहा है जो गणेश जी को इंगित कर रहा है। तो ऐसे शब्द, ठीक है, जिनका डायरेक्ट अर्थ ना निकल के कुछ विशेष अर्थ निकल जाए, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द कहेंगे। आप इन चीजों को समझ गए होंगे। अब एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग टच करते हैं। जैसे इसे मिटा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है दशानन। दशानन, दशानन की बात कर रहे थे ना। दशानन किसे कहा जाता है? रावण को कहा जाता है। देखिए, दशानन जो है ये एक विशेष प्रकार का शब्द बनता है, क्योंकि 10 और आनन अगर जोड़ दिया जाए तो ये क्या होगा? दशानन होगा। लेकिन दशानन हमेशा किसी एक आदमी के लिए प्रयोग किया जाएगा, उसका नाम क्या है? रावण है। तो ऐसे शब्द जिनका कुछ विशेष अर्थ उत्पन्न हो जाए, वो उस शब्द से नहीं पहचाने जाएं, वो किसी अलग शब्द से पहचाने जाएं, किसी अलग भाव में पहचाने जाए, ऐसे शब्दों को हम लोग योग रूढ़ शब्द कहेंगे। एक एग्जाम्पल और मैं आपको देता हूँ, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। जैसे पंकज, एग्जाम्पल है पंकज। अब देखिए, पंकज को अगर तोड़ दिया जाए ना तो दो अर्थ निकलने वाले हैं इसके, एक है पंख और एक है ज। चलिए देखिए, हम लोग पंकज की बात कर रहे थे। पंकज का मतलब क्या होता है? कमल। पंकज का मतलब कमल। लेकिन अगर पंकज का मूल अर्थ देखा जाए तो क्या होता है? पंख, पंख मतलब कीचड़, ज मतलब जन्म लेने वाला, उत्पन्न होने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला। अगर आपसे कोई कि पंकज अगर कहता है तो आपके माइंड में क्या आएगा कि पंकज ये कह रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? कमल होता है, न कि आपके माइंड में ये आएगा कि कीचड़ में जन्म लेने वाला। इसका मतलब ये है कि जो पंकज है ये अपना साधारण अर्थ न दे करके एक विशेष अर्थ दे रहा है। पंकज क्या है? अपना साधारण अर्थ न दे करके एक विशेष अर्थ दे रहा है। इसलिए पंकज जो शब्द है इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे योग रूढ़ शब्द। अब आप समझ गए होंगे रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द के अंतर, बीच में क्या अंतर है। जैसे अगर हम लंबोदर कहते हैं ना, क्या कहते हैं? लंबोदर। ऐसे शब्द जो विशेष रूप से प्रयोग किए जाएं, विशेष किसी एक पर्टिकुलर आदमी के लिए प्रयोग किए जाएं, ठीक है। आदमी का मतलब वस्तु, चीज, किसी चीज की बात हो सकती है। ऐसे शब्द जो किसी विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाएं, ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द। जैसे लंबोदर। लंबोदर मतलब जिनका उदर लंबा हो, मतलब गणेश जी। समझ रहे होंगे आप बात। तो इसमें डायरेक्टली बात की जा रही है गणेश जी की, न कि किसी और की बात की जा रही है। क्या बात की जा रही है? डायरेक्टली बात की जा रही है गणेश जी की। अब आप समझ चुके होंगे मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ। योग रूढ़ क्लियर हो गया होगा। अब हम तीसरे शब्द पर चलते हैं जो है यौगिक। यौगिक को समझते हैं। यौगिक क्या है भाई? चलिए, तीसरा शब्द जो आता है बनावट के आधार पर, उसका नाम है यौगिक। यहीं पे लिख देते हैं हम लोग यौगिक शब्द। यौगिक केमिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे या फिर पढ़े होंगे। यौगिक क्या होता है? जहाँ पर दो तत्व एक समान अनुपात में मिल जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? यौगिक कहते हैं। हिंदी में भी वही गेम है। जहाँ पर दो शब्द
आपस में आकर मिल जाएं और वो अपना अपना अर्थ दे दें, उसे हम कहेंगे यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं ना, एक एग्जाम्पल में हम आपको घुड़सवार, घुड़ और सवार, घुड़ का मतलब घोड़ा होता है यहाँ पर, होगा ना, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार का मतलब क्या होगा, घोड़े पर सवारी करने वाला, उसे हम घुड़सवार कहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि घुड़सवार कह रहे हैं तो किसी एक पर्टिकुलर आदमी का नाम याद आ रहा हो, नहीं ना, घुड़सवार कोई भी हो सकता है। तो जहाँ पर घुड़सवार आ जाए मतलब घुड़ एक अलग शब्द है और सवार एक अलग शब्द है, दो शब्दों के मेल पर जब एक तीसरा शब्द बने और उसका अर्थ उन्हीं दो शब्दों से रिलेटेड हो, तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं ना विद्यालय, तो विद्या धन आलय, दो चीज़ों से मिलकर बना है ये। तो विद्या आप समझ रहे होंगे, पढ़ाई की बात की जा रही है। आलय मतलब घर, जहाँ पर विद्या का जो घर हो, विद्या का जो भवन हो, जहाँ पर विद्या अर्जित की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्यालय कहते हैं। अगर विद्यालय कहें तो इसका मतलब क्या होगा, कुछ ऐसा तो होगा नहीं, कुछ अलग अर्थ में। एग्जाम्पल में ऐसा अगर हम विद्यालय कह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इसका अर्थ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो जा रहा है। अगर विद्यालय कहने से सब लोग ये समझ जाते हैं कि एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, तो इसका मतलब हो जाता है कि विद्यालय कैसा शब्द होता, योग रूढ़ शब्द होता। लेकिन विद्यालय कह रहे हैं, सभी विद्यालयों की बात की जा रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। यहाँ पे आप समझ चुके होंगे यौगिक शब्द क्या है, योग रूढ़ शब्द क्या है, रूढ़ शब्द क्या है। आज हम लोगों ने 3 शब्दों पर चर्चा की। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के थे, रूढ़ शब्द थे, योग रूढ़ शब्द थे और यौगिक शब्द थे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को पढ़ेंगे, अर्थ के आधार पर शब्दों को पढ़ेंगे और विकार के आधार पर शब्दों को पढ़ेंगे। हालांकि एग्जाम की दृष्टि से उन दोनों की तुलना में ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से बनने वाले हैं। अगर शब्दों से प्रश्न बनते हैं तो आप ये मान कर चले कि 95% संभावना यही रहती है कि यहीं से आपको प्रश्न बने। क्लियर है। अगले में उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर हम लोग शब्दों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहें। आपको जहां पर प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और उसका उत्तर मैं आपको कमेंट बॉक्स में या अगले वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।